ओके बड़ीज, आज हम देखने वाले हैं 2024 का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे जो कि है सोलो लेवलिंग। वैसे इस एनीमे के अंदर बहुत ज्यादा तगड़े फाइट सीन है एंड कमाल की स्टोरी लाइन भी है। तो फिर शुरू करते हैं इसके एपिसोड 1 से। ये स्टोरी शुरू होती है करंट टाइमलाइन से 3 साल पहले। यहाँ पर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी शिप है जिसके आसपास बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तभी शिप का वाइस कैप्टन कैप्टन से बोलता है, कैप्टन क्या हमें भी ज्वाइन करना चाहिए? इस पर कैप्टन कहता है, तुम जानते हो कि ये सब करना बेकार रहेगा, हमारे वेपन्स यहाँ पर यूजलेस है, इसलिए अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है सिवाय हंटर्स के ऊपर डिपेंड होने के। तब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमको एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज से बच के भाग रहा है एंड वो हंटर भागते हुए सीधा अपनी टीम के पास जाता है। तभी हमें दिखाई देती है बहुत बड़ी बड़ी चींटियां जो हंटर्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। यहाँ पर बहुत सारे हंटर मिलके उन चींटियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके वो सारी की सारी चींटियां उन हंटर्स को खाने लगती हैं। यहाँ पे एक विजर्ड भी होता है जो कहता है इन क्रिएचर्स को हराने के लिए हमारी रैंक काफी नहीं है। यहाँ पे एक हंटर लगभग उस चींटी के अटैक से मरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी मदद करने के लिए कोई आता है। वो सबसे पहले आते ही उस चींटी को उस हंटर के ऊपर से हटाता है एंड इसके बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उस हंटर को 1 सेकंड के अंदर ठीक कर देता है। यहाँ पर जो हंटर बिल्कुल मरने ही वाला होता है वो भी यहाँ पर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो हंटर ये बात नोटिस करता है कि बहुत सारी चींटियों का ग्रुप उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी एक फूकी नाम का हंटर अपनी एबिलिटीज का यूज करके उन चींटियों को शॉक कर देता है। इसके बाद फूकी एक बिग टाइगर नाम के हंटर को बुलाता है। अब यहाँ पर फूकी और बिग टाइगर दोनों मिलकर उन चींटियों को मार रहे हैं। साइड में खड़े बाकी हंटर्स ये सब देख के कहते हैं कि फाइनली एस रैंक के हंटर्स आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा है उस हंटर का नाम है मिनोबे। फूकी मिनोबे को कहता है तुम तो बहुत तेज भागते हो मिनोबे, जिस पर मिनोबे कहता है मैं जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे भरोसा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे बचा ही लोगे। तभी यहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज इनको सुनाई देती है और हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी सी व्हाइट कलर की चींटी इनके पीछे खड़ी है। फूकी उसे देखने के बाद कहता है क्या ये बॉस है? वैसे इसको देखकर लग तो नहीं रहा। इस पर टाइगर कहता है मुझे लगता है कि ये चींटियों के ग्रुप का लीडर है। इसके बाद टाइगर मिनोबे को कहता है मिनोबे तुम इंजर्ड लोगों का ध्यान रखो। इसके बाद टाइगर और फूकी वो दोनों मिलकर उस चींटी के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। टाइगर सबसे पहले जाते ही उस चींटी का मुंह पकड़ लेता है। इसके बाद फूकी अचानक से ऊपर से आता है एंड चींटी के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है। इस लाइटनिंग अटैक से उस चींटी को बहुत भयंकर वाला शॉक लगता है, जिसे देखने के बाद टाइगर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। ऐसा होते ही वो चींटी टाइगर को पीछे धकेल देती है, बट फाइनली यहाँ पर टाइगर अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है और चींटी को मार देता है। नीचे आने के बाद फूकी टाइगर को कहता है तुम्हारी ये जो पावर थी ये तो बहुत वाहियात थी, लेकिन यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती। उस व्हाइट चींटी के मरने के बाद बहुत बड़ा सा ग्रुप आता है व्हाइट चींटियों का। ये देखने के बाद फूकी बोलता है ऐसा लगता है कि वो लीडर भी नहीं था। इस चींटी के ग्रुप को आता हुआ देखकर टाइगर अपनी एबिलिटी का फिर से यूज करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी इनहेंस हो जाती है और उसकी मसल्स भी बढ़ जाती हैं। फूकी भी अपनी लाइटनिंग अटैक का यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के पावर कंबाइन होकर उन चींटियों के ऊपर हिट करते हैं। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक माशिन नाम का बंदा इनको देख रहा है। माशिन कहता है लगता है ये लोग टाइम पर पहुंच गए, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। और हमें यहाँ पर दिखता है कि माशिन के साथ भी बहुत सारे हंटर्स का ग्रुप है, जिनकी तरफ भी व्हाइट और लाल चींटियां बढ़ते हुए जा रही हैं। यहाँ पर माशिन अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है, जिससे सारी की सारी लाल वाली चींटियां मर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सफेद चींटियां अभी भी आगे बढ़ रही हैं। ये देखते हुए माशिन अपने हंटर्स की टीम को आगे भेजता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक नरेशन स्टार्ट होती है। ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले इस वर्ल्ड में एक गेट आ गया जो दूसरे डायमेंशन को इस दुनिया के साथ जोड़ता है। उस गेट के दूसरी तरफ बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स थे जिन्हें आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता था। जिन लोगों ने उन मॉन्स्टर से लड़ने की एबिलिटी को अवेक करा उन्हें हंटर कहा जाने लगा। हंटर्स के बॉडी के अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं। इन्हीं मैजिकल पावर्स की बेसिस के ऊपर हंटर को S, A, B, C, D और E क्लास की रैंकिंग मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी ट्राई कर ले उनकी एबिलिटीज कभी नहीं बढ़ती। अब यहाँ पर बड़ी जिसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, यानी प्रेजेंट डे की। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉफी वाला एक आदमी को कॉफी देते हुए कहता है आज की रेड के लिए आपको गुड लक। इस हंटर का नाम है नोबुहारू माशिमा, जो कि इस कॉफी वाले को थैंक यू कहता है। तभी माशिमा का एक दोस्त उसके पास आता है। इस आदमी का नाम है शिंटा। माशिमा उसे कहता है क्या हुआ शिंटा, मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर की जॉब छोड़ दी थी। शिंटा बताता है कि उसकी बीवी को एक और बच्चा होने वाला है। माशिमा कहता है अच्छा, वैसे अगर हम सक्सेसफुल रेड करें तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन शिंटा कहता है मुझे नहीं लगता माशिमा कि मैं तुम्हारे लेवल का हूँ और वैसे भी मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है शन चिन वू। संग के वहाँ आते ही सब उसको गुड मॉर्निंग और हाय हेलो करने लगते हैं। संग जिसके रिप्लाई में कहता है आप सबको देखकर खुशी हुई। तभी माशिमा संग को पूछता है और बताओ
तो अच्छे से खा भी रहे हो संग? जिसके रिप्लाई में संग कहता है कि आप मेरी चिंता मत करिए। ये देखने के बाद शिंटा थोड़ा शॉक हो जाता है और माशिमा से पूछता है आखिर ये बच्चा कौन है और क्या ये स्ट्रांग है? सभी लोग इसका इतना हालचाल क्यों पूछ रहे हैं? इसका रिप्लाई देते हुए माशिमा थोड़ा हंसता है और शिंटा को कहता है जैसा तुमने अभी कहा ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसने हमें तब ज्वाइन करा जब तुम हमें छोड़ के गए थे और सभी ने इसका एक निकनेम भी रखा है जो है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। माशिमा की ये सारी बातें सुनने के बाद शिंटा यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है क्या सही में ये वीकेस्ट है? माशिमा इस पर कहता है कि ये लड़का इतना वीक है कि इसको ई रैंक के मिशन पर भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करना पड़ा था। शिंटा कहता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं हो रहा, सच बताओ सच में ये इतना वीक है? शिंटा कहता है इसको यहाँ पर बुलाया गया है, इसका मतलब ये है कि अगला मिशन हमारा बहुत ईजी है। माशिमा लास्ट में शिंटा से कहता है इसको ये सब बातें पता मत लगने देना कि हमने अभी क्या बात करी है। लेकिन हमें पता चलता है कि संग ने ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली है। संग मनीमन कहता है खैर जो भी है ये लोग कह तो सही रहे हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो संग को कहती है जिनवू क्या तुम दोबारा से घायल हो गए? इस लड़की का नाम है जूही। संग जूही को देखकर बोलता है जूही हम दोबारा से एक मिशन के ऊपर जा रहे हैं। जूही कहती है अरे ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? संग कहता है अरे कुछ नहीं, वही जो होता रहता है वही हुआ है। जूही संग को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों साइड में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर जूही संगवू से कहती है मैं सुना था कि तुम हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। संगवू उसे बताता है कि ई रैंक के मिशन में वही एक लौता ऐसा हंटर था जो खुद को चोट पहुंचा के आया था। जिस पर जूही उससे पूछती है क्या तुम्हारी टीम में कोई हीलर नहीं था? संगवू उसे बताता है कि उसके अलावा जितने भी टीम मेंबर थे वो सारे हाई रैंक के थे, इसीलिए वो अपने साथ हीलर को लेके नहीं गए थे। इस बात पर जूही गुस्सा होकर बोलती है ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, किसी को भी हीलर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। संगवू कहता है कोई बात नहीं, मैं ही बहुत ज्यादा वीक हूँ इसीलिए मुझे इसकी आदत है। इसके बाद संगवू वहां से चला जाता है क्योंकि इनके मिशन का टाइम हो चुका है। यहाँ पर एक आदमी है जो सबसे कहता है मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि इस रेड के अंदर मैं आपका कैप्टन हूँ और मेरा नाम है सॉन्ग च्यूल और मुझे आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सभी हंटर सॉन्ग को कहते हैं आप जरूर हाई रैंक के एक हंटर होगे, इसलिए आपको कैप्टन बनाकर हमें अच्छा लग रहा है। सॉन्ग को देखने के बाद संग कहता है आपको देखकर अच्छा लगा, जिसके बाद सॉन्ग भी उसको ग्रीट करता है और कहता है चलो फिर सब तैयार हो ना। जिसके बाद ये लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए माशिमा संग को कहता है हमारे साथ रहना संग। जूही भी कहती है कि हम अपना बेस्ट करेंगे एंड ये कहने के बाद वो भी गेट के अंदर चली जाती है। यहाँ पर संग अपनी एक नाइफ निकालता है एंड हमें पता लगता है कि उसके पास ये एक लौता वेपन है जिसके अंदर भी बस थोड़ा बहुत मैजिक है। वो ये भी कहता है कि मेरी इनकम इतनी कम है कि बस मैं यही नाइफ अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा तो यही है। जिसके बाद वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ गेट के अंदर घुसता है। अगला सीन होता है एक ऑफिस का जहाँ पर एक आदमी अपने प्रेसिडेंट से कहता है कि आपकी मीटिंग गवर्नमेंट के साथ कैसी रही? जिस पर प्रेसिडेंट कहता है गवर्नमेंट वाले बस एक ही बात कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम डंजन्स में लगातार जाते रहें और जितनी भी चीजें हमें डंजन से मिल रही है हम सारी की सारी उन्हें सप्लाई करते रहे। लेकिन देखा जाए तो वो लोग कुछ गलत भी नहीं कह रहे, हम बस डंजन की चीजों को बेच कर ही पैसा कमाए जा रहे हैं। तभी वो प्रेसिडेंट अपने ड्रॉर में से एक चीज निकालता है और कहता है ये है वो क्रिस्टल जो मैजिकल बीस्ट को मार के मिलते हैं, इन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है एंड इनको बेचा भी जा सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संग के हाथों में एक क्रिस्टल है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ है। संग खुद से कहता है फाइनली मैंने एक जेम ले ही लिया, बट सडनली यहाँ पर एक गॉब्लिन संग के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही संग गॉब्लिन के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करने वाला होता है तब उसकी नाइफ ही टूट जाती है, जिसके बाद गॉब्लिन संग के पेट में तलवार घुसा देता है। तभी वहां पर शिंटा आ जाता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। शिंटा कहता है अगले मैजिक बीस्ट को मैं मारूंगा। जिसके बाद वो जूही को संग को हील करने के लिए कहता है एंड वो वहां से चले जाता है। जूही संग को हील कर रही होती है और संग लेटे लेटे देख रहा होता है कि कैसे बाकी के हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे हैं। जिसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ। यहाँ पर प्रेसिडेंट बताता है कि जो मैजिक जेम्स हाई रैंक के मैजिक बीस्ट को मार के निकाले जाते हैं उनसे और भी ज्यादा खतरनाक वेपन्स बनाए जा सकते हैं जिनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को मारा जा सकता है। वैसे डंजन्स में जो माना क्रिस्टल पाए जाते हैं उनके भी वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन माना जेम्स का यूज नई टाइप की एनर्जी के लिए करना चाहती है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से बहुत ज्यादा सेफ है और हाइड्रो पावर से बहुत ज्यादा एफिशिएंट। साथ ही में ये थर्मल एनर्जी के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन भी करती है। सिंपली ये एक कमाल की ग्रीन एनर्जी है। गवर्नमेंट इस चीज पर अभी रिसर्च कर रही है कि कैसे माना जेम्स और मैजिक क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाए, लेकिन इन जेम्स और क्रिस्टल को लाने का काम बस हंटर्स ही कर सकते हैं। अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर इन हंटर्स ने मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। इसी के साथ साथ इन्होंने डंजन के बॉस को भी मार दिया है। पीछे बैठा हुआ संग भी ये सब चीजें देख रहा होता है। जो ही संग को बोलती है
क्या तुमने प्रेशर में आके हंटर बनने का सोचा? अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी को बहुत बुरा हर्ट हो सकता है। ये सुनकर संग जूही से माफी मांगता है, जिस पर जूही कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता है। पीछे हंटर्स ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा माना क्रिस्टल्स नहीं मिल रहे, इसीलिए जितने भी माना क्रिस्टल उन्हें मिले हैं उससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। साइड में पड़ा हुआ संग भी ये बात सोच रहा होता है कि उसको तो बस ई रैंक का जेम मिला है और इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाना होशियारी की बात नहीं है। तभी अचानक एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कहता है, सभी लोग इधर देखो। सभी के सभी हंटर्स उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हें दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरी टनल है। वो सोचते हैं कि क्या ये एक डबल डंजन है। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमने बॉस को डिफीट कर दिया है, लेकिन ये डंजन अभी तक बंद नहीं हुआ। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ये चीज देखकर बहुत अजीब लग रहा है। माशिमा और शिंटा ये सोच के खुश हो रहे होते हैं कि अब वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कैप्टन संग कहता है, ऐसी सिचुएशन में हमें ये बात हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। शिंटा कहता है, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बाद आए हुए हंटर्स इस चीज का फायदा उठा लेंगे और वैसे भी ये एक डी रैंक का डंजन है, इसके अंदर हम आराम से जा सकते हैं। माशिमा भी कहता है, शिंटा की वाइफ प्रेग्नेंट है और खुद देखो हमें कितने कम जेम्स मिले हैं। कैप्टन सॉन्ग कहता है, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए अब हम यहाँ पर वोटिंग करेंगे। यहाँ पर वोटिंग होती है और वोटिंग में 6 लोग तैयार हैं और 6 लोग तैयार नहीं हैं। और यहाँ पर संघ ने वोटिंग नहीं करी है, तो अब सब कुछ संघ के ऊपर डिपेंड करता है। संघ यहाँ पर सोचता है कि उसके लिए डी रैंक के डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसके फादर अभी तक मिसिंग है और वही एक लौता है जो कि उसके घर में पैसे कमाता है। इसी के साथ ही साथ उसको अपनी मॉम के हॉस्पिटल के खर्चों को भी उठाना है और इसी के साथ ही साथ उसकी एक बहन भी है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, इसीलिए उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए संघ यहाँ पर ये चीज डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक अलग सी जगह का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी एक आदमी से कह रही होती है कि अब आप अपना हाथ इस ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर रखो। जैसे ही वो आदमी अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर रखता है, उस आदमी को अपनी हंटर रैंक पता चल जाती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस जगह पर लोगों को उनकी हंटर रैंक्स बताई जाती है और यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन के लोग इन हंटर्स को अपने साथ ज्वाइन करवाने आते हैं। यहाँ पर एक एजेंट किसी से बात करते हुए कहता है, हमारे साथ एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस आदमी से वो एजेंट बात कर रहा होता है वो आदमी उसका बॉस है, जिसका नाम है मिस्टर चॉय। मिस्टर चॉय उस एजेंट से कहता है, जेंडर और एज को मत देखना, बस टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे एसोसिएशन को चाहे इनसे कोई बेटर हंटर मिल सकता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2 चोर एक औरत का पर्स लेके भाग रहे होते हैं। स्कूटी पर भागते हुए उन चोरों को सामने एक लड़की दिखती है। वो चोर उस लड़की को अपने सामने से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़की कूदती है और उन चोरों से पर्स छीन लेती है। एंड यहाँ पर ये चीज हमें बहुत ज्यादा फास्ट दिखाई जाती है। जिस औरत का पर्स चोरी हुआ था वो औरत उस लड़की के पास आती है और अपना पर्स लेकर उस लड़की को थैंक यू बोलती है। इस लड़की का नाम ही चा हे इन है। चा हे को देखकर उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। चा हे इन एक एस रैंक हंटर है और वो दिखने में क्यूट भी है, इसलिए उसके बहुत सारे लोग फैन भी हैं। लोगों की इतनी सारी भीड़ देखने के बाद चाहे वहाँ से कूदते कूदते चली जाती है। अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर हंटर बात कर रहे होते हैं, बहुत टाइम हो गया और हम तब से लेकर अभी तक इस केव में ही घूमे जा रहे हैं। यहाँ पर इनको घूमते घूमते टोटल 40 मिनट हो चुके हैं और वो जो गेट है वो क्लोज हो जाता है बॉस को मारने के 1 घंटे बाद, इसलिए अभी इनके पास बस 20 मिनट ही बचे हुए हैं। यहाँ पर संग जूही से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा। जूही कहती है, अरे कोई बात नहीं। जिस पर संग उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा? ये सुनकर जूही संग पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम उस गॉब्लिन से मर भी सकते थे एंड मैं अपनी हीलिंग का यूज करके तुम्हें बहुत मुश्किल से ही बचा पाई हूँ, और वैसे भी तुमने यहाँ पर आने के लिए हाँ क्यों करी? यहाँ पर संग वो जूही से माफी मांगता है और मन ही मन सोचता है, बी रैंक हंटर जूही, इसी की वजह से मैं हर बार बच पाता हूँ। जूही कहती है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम अगली बार मुझे खाना खिला देना। ये सुनकर संगवू थोड़ा चौंक जाता है, जिसे देखने के बाद जूही कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं है? यहाँ पर संगवू जूही से कुछ कहने वाला होता था, लेकिन तभी उसे आवाज आती है, हम पहुंच गए, यही है बॉस रूम। यहाँ हमें दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है। उस दरवाजे को देखने के बाद सभी हंटर कहते हैं कि इतना बड़ा दरवाजा यहाँ क्या कर रहा है? माशिमा और शिंटा कहते हैं, हम तो इस दरवाजे के अंदर जाएंगे क्योंकि हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। और सॉन्ग की तरफ देख के कहते हैं, क्यों, ये सही रहेगा ना कैप्टन? एंड इस बात पर सॉन्ग भी राजी हो जाता है। अगले सीन में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि प्रेसिडेंट का नाम गो गुन हे है और ये हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे आशा है कि आप में से आगे चलकर कुछ लोग हंटर्स बनेंगे, और वो सभी को बताते हैं कि ये पोर्टल 10 साल से भी ज्यादा एग्जिस्ट कर चुका है एंड अभी भी डंजन के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो कि अनसॉल्व्ड है। हंटर बनना एक बहुत खतरनाक काम है, इसलिए इस प्रोफेशन में सर्वाइव करने का बस एक ही रूल है, हमेशा सावधान रहो। इसके बाद अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स ने
इस गेट को खोल दिया है। उस गेट के खुलने के बाद बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स चलने लगती हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग कहते हैं ये जगह तो बड़ी कमाल की है। एंड इस टाइप के डंजन में वो पहली बार आए हैं। उन सभी हंटर्स को वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टैचूज दिखते हैं। इन सभी स्टैचूज में से कुछ स्टैचूज ने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखे हैं। यहाँ पर संग की नजर एक स्टैचू के ऊपर जाती है, जिसको देखकर वो कहता है ये स्टैचू बाकी सभी स्टैचू में सबसे ज्यादा बड़ा है। इसके बाद वो सभी हंटर मैजिक बीस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन हंटर्स को एक भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखाई देता। तभी यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि जमीन पर एक मैजिक सर्कल बन रखा है। तभी एक हंटर कैप्टन सॉन्ग को बुलाकर कहता है यहाँ पर एक अजीब सी भाषा लिख रखी है कैप्टन सॉन्ग। कैप्टन सॉन्ग जैसे ही उसको देखता है वो बोलता है इस पर कार्डनन टेम्पल के रूल लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल है गॉड की पूजा करो, दूसरा रूल गॉड को प्रेस करो, तीसरा रूल है गॉड पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ जूही संग से बोलती है ये जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है इसकी अभी आंख हिली थी और ये हमें ही देख रहा था। संग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई हो। साथ ही साथ कैप्टन सॉन्ग चौथा रूल बोलता है जो भी इन रूल्स को नहीं मानेगा वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तब यहाँ पर वो दरवाजे बंद हो जाते हैं जहाँ से वो सभी हंटर्स अंदर घुसे थे। एंड इस चीज को देखकर सभी डर जाते हैं। यहाँ पर एक हंटर बहुत गुस्से में कहता है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड वो हंटर वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो हंटर गेट को छूता है गेट के पास खड़ा एक स्टैचू हिलता है और उस हंटर को आधा काट देता है। एंड अभी जो उस हंटर के साथ हुआ ये चीज देखकर बाकी के हंटर शॉक हो जाते हैं और कुछ डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर संग डर के मारे सोचने लगता है कि जो हंटर अभी मरा वो आखिर कौन सी रैंक का था, वो जो भी हो मुझसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस स्टैचू ने उस हंटर को मारा था वो वापस अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे संग ये सोचता है कि ये एक डी रैंक डंजन हो ही नहीं सकता। बट इन सब चीजों के बाद जैसे ही वो अपने पीछे उस बड़े से स्टैचू को देखता है वो स्टैचू भी अचानक से संग वो की आंखों में झांकता है, जिसे देखने के बाद संग बहुत डर जाता है। अब यहाँ पर संग वो अपने लाइफ के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि कैसे पहले ही मिशन में वो अपनी टीम से बिछड़ गया था और उसके ऊपर अटैक हो गया था। इसी के साथ साथ एक बार ऐसा हुआ था कि वो लगभग मरने ही वाला था। वो बताता है कि हंटर्स मैजिक जैम का यूज वेपन खरीदने में करते हैं जिससे कि वो मैजिक बीस्ट को मारकर और भी ज्यादा पैसे कमा पाए, लेकिन संग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर उसकी नाइफ टूटी तो उसको अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा। संग यहाँ तक इतना गरीब है कि वो नए जूते भी नहीं खरीद सकता, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी ये हंटर वाला काम करना पड़ता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर संग बहुत जोर से चिल्लाता है सभी झुक जाओ। तभी वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू अटैक करता है और इस अटैक में आधे से ज्यादा हंटर मर जाते हैं। संग को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। वो इस जगह पर ट्रैप हो चुका है और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसको ये भी लग रहा है कि वो अब मरने वाला है। सो बडीज यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और अगर तुम्हें ये वाली एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड ऐसी कमाल की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए फटाफट से यूरोसिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।